जय हिंद मित्रों। तो ज्योग्राफी का लेक्चर 15 है आज, यानी कि एग्रीकल्चर का लास्ट लेक्चर। इसके बाद हम एग्रीकल्चर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम क्या कवर करने वाले हैं? हमने अभी तक सिस्टम्स ऑफ फार्मिंग हमने देख लिया, किस तरह से खेती की जाती है। ठीक है। उसके बाद हमने क्रॉप्स देख ली, क्रॉपिंग जो सीजन्स होते हैं हमने वो भी देख लिए। अब क्या बचता है? अब इसके बाद हमारा शुरू होता है एक लास्ट पार्ट जो थियोरेटिकल है ना, जो इंडियन एग्रीकल्चर यानी कि भारतीय कृषि को समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो इनमें बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, मैं आपको एक एक करके सारे पॉइंट समझाता हूँ। तो इससे क्या होगा, इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में आपकी एक डीपर अंडरस्टैंडिंग बनेगी। सबसे पहला पॉइंट आता है सबसिस्टेंट इन कैरेक्टर, यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर जो है वो एक कैरेक्टर में सबसिस्टेंट है, यानी कि इसका कोर कैरेक्टर है ना। इसका इनर कैरेक्टर है कि वो सबसिस्टेंट है। अब ये सबसिस्टेंट तो क्या मतलब होता है? मतलब जो कल्टीवेटर्स हैं और जो फार्मर्स हैं, है ना, खेती करने वाले और किसान वगैरह, ज्यादातर क्रॉप्स को अपने फैमिली कंजप्शन के लिए ही उगाते हैं। ठीक है। तो ये जो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, कावेरी डेल्टा, यहाँ पर कुछ आपके कंट्रोल्ड इरिगेटेड पार्ट्स है हमारे देश के, मतलब यहाँ पर इरिगेशन जो है वो ज्यादा हो रहा है। वहाँ पर इरिगेशन की फैसिलिटीज ज्यादा बढ़ गई हैं, कैनाल्स बन गई हैं, ट्यूबवेल्स हैं और बाकी सारी फैसिलिटीज भी हैं। तो ये कुछ एरियाज है, यहाँ पर एग्रीकल्चर आपका एक एग्री बिजनेस या फिर मार्केट ओरिएंटेड के तौर पे डेवलप होना स्टार्ट हो गया था पिछले कुछ सालों से, यानी कि हम इसको ग्रीन रेवोल्यूशन से समझ सकते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन से यहाँ पर जो आपका फार्मिंग है, जो एग्रीकल्चर है, वो एग्री बिजनेस की तरफ ओरिएंटेड हो गया। तो पहली चीज तो ये हो गई। अब दूसरी चीज पर आते हैं जिसकी मैंने पहले भी बात की थी कि हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। इंडियन एग्रीकल्चर पे हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन है ना। मतलब हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और जमीन जो खेती की है, और खासकर ऐसी जमीन जिसकी ईल्ड या फिर जिसका प्रोडक्शन हाई हो, ऐसी कम है। तो टोटल 58% जो टोटल पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की, वो एग्रीकल्चर प्लस उससे जुड़े हुए अलाइड सेक्टर से जुड़ी हुई है, उस पर डिपेंडेंट है। तो पर कैपिटा एग्रीकल्चरल लैंड, यानी कि हर इंसान के हिस्से में कितना लैंड आ रहा है इंडिया में? 0.10 हेक्टेयर, इतना लैंड आ रहा है भाई। ठीक है। और यही डेटा आपका 1951 में था 0.30, ज्यादा था, लेकिन अब पॉपुलेशन बढ़ गई है तो लैंड कम हो गया है। तो वर्ल्ड एवरेज पर हेड अवेलेबिलिटी का क्या है? वही अगर आप वर्ल्ड के एवरेज की बात करते हैं तो वर्ल्ड में हर इंसान के पास में 4.5 हेक्टेयर है, जमीन है। ठीक है। तो ये एक बेसिक चीज है। अब देखो क्या होता है ना कि पहले के टाइम से देखा जाए तो पॉपुलेशन भी बढ़ी है। पॉपुलेशन बढ़ने के बाद आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि भाई एक पिता है, उस पिता के पास में मान लीजिए 20 एकड़ जमीन, है ना, 20 एकड़ जमीन थी, और के 4 बेटे हुए तो उस जमीन का ऑटोमेटिकली 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया, 5 5 5 और 5। अब ये 4 बेटे हुए, इनके भी हो सकता है 2-3 बेटे हो, तो लो भाई ये भी डिवाइड हो गया। तो इस तरीके से पॉपुलेशन का बहुत ज्यादा प्रेशर है सिमिलर लैंड। थर्ड चीज आती है प्रीडोमिनेंस ऑफ फूड क्रॉप्स, यानी कि अनाज। अगर हम खरीफ की फसल को देखें जो समर में बोई जाती है, रबी की फसल को देखें जो विंटर सीजन में बोई जाती है, तो जो ग्रेन क्रॉप्स हैं यानी कि जो अनाज है, हमारे अनाज ग्रेटर प्रोपोर्शन घेर लेते हैं, यानी कि टोटल क्रॉप एरिया जिस पे खेती की जाती है उसमें सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन होता है अनाज का, ग्रेन क्रॉप्स का। ठीक है। राइस, मेज, मिलेट्स, बाजरा, रागी, ऑयल सीड, पल्सेस, ये कुछ डोमिनेंट क्रॉप्स है खरीफ सीजन की। जबकि वीट, ग्राम, पीस, लेंटिल, बार्ले वगैरह ये सब क्या है, ये रबी सीजन की मेन क्रॉप्स है। और 3/4 जो टोटल क्रॉप एरिया है वो यही फसलें घेरती है। ठीक है। तो इंडिया की अगर एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पर अनाज ज्यादा उगाया जाता है, प्रीडोमिनेंस है। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो फोर्थ पॉइंट आता है मिक्स्ड क्रॉपिंग, यानी कि अगर हमारे देश के रेन फेड एरियाज की हम बात कर रहे हैं जहां पर बारिश ज्यादा होती है ना, जहां पर बारिश से सिंचाई होती है, जहां पर इरिगेशन की बाकी फैसिलिटीज ज्यादा अवेलेबल नहीं है, वहां पे मिक्स्ड क्रॉपिंग जो है वो एक कॉमन प्रैक्टिस है, यानी कि मिक्स्ड क्रॉपिंग ज्यादा प्रैक्टिस की जाती है। फार्मर्स क्या करते हैं? राइस, मिक्स मिलेट्स, मेज, पल्सेस को खरीफ सीजन में उगाते हैं, वीट, ग्राम, बार्ले को रबी सीजन में उगाते हैं। और ऐसे एरियाज जहां पर जोनिंग यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस किया जाता है, वहां पर 10 से लेके 16 क्रॉप्स को मिक्स किया जाता है और एक ही फील्ड में अलग अलग क्रॉप्स को उगाया जाता है।
ठीक है। रैशनल क्या है, सिंपल सा रैशनल है भाई कि गुड एग्रीकल्चर रिटर्न, ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज्यादा वैरायटी की चीज होगी। कोई फसल, मान लीजिए किसी फसल का रेट कम है तो दूसरी फसल का ज्यादा होगा, तो उससे हमें ज्यादा रिटर्न मिल जाएगा। और अगर इन केस मानसून काफी अच्छा होता है तो जो से राइस क्रॉप है वो हमें बेटर प्रोडक्शन देगी। और अगर मान लीजिए मानसून फेल हो गया तो जो कम पानी वाली फसलें हैं, है ना, मोटा अनाज हो गया, मेज, कॉर्न, मिलेट्स, बाजरा, पल्सेस, ये हमें अच्छी उत्पादन देंगे। तो दोनों सिचुएशन में विन विन सिचुएशन हो जाती है। मिक्स्ड क्रॉपिंग भी एक तरीके से सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर का ही एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। फिफ्थ आता है हाई परसेंटेज ऑफ रिपोर्टिंग एरिया अंडर कल्टीवेशन। मतलब इंडिया में मैंने आपको बताया था 93% एरिया हमारा टोटल रिपोर्टिंग एरिया में काउंट होता है ना। अब उसमें से 55% जो एरिया है टोटल रिपोर्टिंग एरिया का, वो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड पास्चर्स के अंडर में है। यानी कि यहाँ पर क्रॉप्स भी उगाई जाती हैं और आपके चारागाह यानी कि पास्चर्स भी हैं कि चराने के लिए जानवरों को। तो ये आपके वर्ल्ड के एवरेज से ज्यादा है। यानी कि 4% कनाडा में है, 12% चाइना में है, 15% जापान में है, 16% यूएसए में है। ये इंडिया का परसेंटेज आपका बहुत ज्यादा है, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट हमारा प्रोडक्शन उतना ज्यादा नहीं है। छोटी छोटी कंट्रीज जैसे कि यूक्रेन, इनको पावर हाउस ऑफ व्हीट कहा जाता है। ठीक है, व्हीट यानी कि गेहूं यूक्रेन में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये कुछ कंट्रीज है भाई, ये इंडिया को मात दे रही हैं, जबकि उनका एरिया भी कम है उसके बाद भी, और उनका टोटल रिपोर्टिंग एरिया अंडर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप एंड पास्चर्स भी कम। 6 पॉइंट आता है जो मैंने अभी आपको बताया था, मैं दोबारा रिटेरेट करूंगा, स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग्स एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ फील्ड। यानी कि जैसे पॉपुलेशन बाय पॉपुलेशन, जनरेशन बाय जनरेशन, फील्ड्स का साइज कम होता गया। जो होल्डिंग्स हैं यानी कि जो खेती है और जो फील्ड्स हैं उनके टुकड़े ज्यादा हो गए हैं। 70% जो खेत हैं हमारे इंडिया में उसमें ज्यादातर स्मॉल या मार्जिनल की कैटेगरी में आते हैं, है ना, यानी कि 1 हेक्टेयर से कम उनका एरिया है। तो ये जो स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग्स हैं ये लॉ ऑफ इनहेरिटेंस और बाकी सोशियो कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से भी है ना। पिता के 4 बच्चे हुए, चारों में एक जमीन डिवाइड कर दी, उन चारों के भी 2 3 2 3 करके बच्चे हो रहे हैं, उन्होंने भी हाफ हाफ कर दिया। तो जमीन जो है वो फर्दर टुकड़े होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो ये फील्ड स्कैटर्ड है, फ्रेगमेंटेड है, स्मॉल साइज होता है इन होल्डिंग्स का, फ्रेगमेंटेड फील्ड्स का। तो मॉडर्न मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर आप इन पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते। बड़ी बड़ी मशीन्स जो है हार्वेस्टिंग की या बाकी चीजों की, वो आप छोटे छोटे लैंड पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते, अनसुटेबल होता है ना। 7th पॉइंट आता है लिमिटेड इंटेंसिव एग्रीकल्चर। इसमें क्या है, इंडिया में जो हमारे टोटल क्रॉप एरिया है उसका 1/3 एरिया ही डबल क्रॉपिंग और मल्टीपल क्रॉपिंग के अंडर में है। यानी कि टोटल क्रॉप एरिया के 1/3 एरिया में ही हम 2 फसलें उगाते हैं या फिर 2 से ज्यादा फसलें उगाते हैं। अब अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं डबल क्रॉप एरिया में, यानी कि हमें अपनी अनाज की प्रोडक्शन बढ़ानी है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा एरिया जो है उसको डबल क्रॉप एरिया या मल्टीपल क्रॉप एरिया में लाना पड़ेगा। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें हैवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, खासकर कैनाल और ट्यूबवेल इरिगेशन के लिए। क्योंकि ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर कैनाल और ट्यूबवेल इरिगेशन नहीं है, सिर्फ मानसून पे डिपेंड है। मानसून पे डिपेंड है तो भाई साल में ज्यादा फसलें नहीं हो पा रही। 8 पॉइंट आता है प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी, यानी कि पुरानी टेक्नोलॉजी। तो ज्यादातर जो फार्मर्स है हमारी कंट्री के, खासकर मानसून वाले एरियाज में, रेन फेड वाले एरियाज में, वो ड्रॉट एनिमल्स यानी कि जानवरों को यूज करते हैं, बुलक्स, मेल बफेलोस, कैमल्स वगैरह, है ना, खेत जोतने के लिए और बाकी एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस के लिए। वो अभी भी जो मॉडर्न आपकी चीजें, ट्रैक्टर्स हैं, बाकी सारी चीजें हैं, उनका इस्तेमाल नहीं करते। अब ये जो ड्रॉट एनिमल्स होते हैं इनकी हेल्थ और एफिशिएंसी काफी कम होती है। तो भाई जब भी जुताई की जा रही है, बुआई की जा रही है, वीडिंग की जा रही है, खरपतवार हटाई जा रही है, कटाई की जा रही है, तो इस केस में भी क्या होता है, चीजों में काफी ज्यादा देर होती है। ठीक है, तो जो सीजन जहाँ 4 महीने का चलना चाहिए वही सीजन आपका 6 महीने का चल। 9th पॉइंट, इंडियन एग्रीकल्चर इज लेबर इंटेंस। हाँ भाई सीधी सी बात है, इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो लेबर बेस्ड एंटरप्राइज है, क्योंकि ज्यादातर एग्रीकल्चरल कामों में, ऑपरेशंस में, जैसे कि आपकी प्लोइंग हो गई, हल चलाना हो गया, नेवलिंग हो गई मिट्टी की, बुआई हो गई, खरपतवार को हटाना हो गया, वीडिंग, स्प्रेइंग, स्प्रिंकलिंग, हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग, ये सब ज्यादातर ह्यूमन हैंड्स के द्वारा किए जाते हैं। मशीनों का उतना ज्यादा उपयोग भी अभी नहीं होता है। ठीक है, जैसा मैंने बताया ग्रीन रिवोल्यूशन वाली एरियाज में थोड़ा ज्यादा है, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे एरियाज है जहां पर इनका यूज इतना नहीं होता। ठीक है, तो रिच फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, प्लेन्स ऑफ उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर ये चीज, मशीनरी काफी ज्यादा वाइडली प्रेवलेंट है।
नेक्स्ट आता है रेन फेड एग्रीकल्चर। तो भाई इन द ग्रेटर पार्ट्स यानी कि 55% ऑफ द कंट्री एग्रीकल्चर आपका अभी भी रेनफॉल पे डिपेंडेंट है, खासकर समर मानसून पे। लेकिन जो समर मानसून का बिहेवियर होता है वो काफी केओटिक होता है, रेटिक होता है। कभी एक हफ्ते पहले आ गया, कभी एक हफ्ते बाद आया, कभी कम बारिश हुई, कभी ज्यादा बारिश हुई। तो इस रेनफॉल की वेरिएबिलिटी की वजह से क्या होता है, एग्रीकल्चर रिटर्न सफर करता है ना। नहीं पता भाई इस बार मानसून कैसा आएगा, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज है नहीं, तो मानसून के ऊपर डिपेंडेंट है। तो टोटल यानी कि 55% ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया है वो इरिगेशन के अंडर में है, जिसमें फार्मर्स कॉन्फिडेंट होते हैं कि भाई हमारे जो एग्रीकल्चर रिटर्न्स हैं वो मॉनसून फेल होने के बाद भी हमें मिलेंगे। तो ज्यादातर हम लोग रेन पे डिपेंडेंट है। फिर आता है लेस एरिया अंडर लेग्यूमिनस एंड फॉडर्स, 9 के बाद में 10th पॉइंट और उसके बाद 11। तो लेस एरिया अंडर लेग्यूमिनस एंड फॉडर क्रॉप्स, ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग क्रॉप्स होती हैं ना, पल्सेस खासकर दालें, उनको कल्टीवेशन में कम एरिया दिया गया। यानी कि एक ऑटोमेटिकली ट्रेंड बन गया है कि बाकी हम अनाज की ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, दालों का वैसे हम नंबर 1 पे हैं, कंज्यूम भी हम सबसे ज्यादा करते हैं, लेकिन अगर ओवरऑल इंडिया के एरिया के हिसाब से देखा जाए तो कल्टीवेशन में एरिया कम आता है। और इसके बाद क्या होता है कि जो नेचुरल फर्टिलिटी होती है सॉइल की वो खत्म होती जा रही है, क्योंकि हम एक के बाद जो अनाज है वो उगाते जा रहे हैं, गेहूं चावल उगाते जा रहे हैं। तो सॉइल्स क्या है, अपना रेजिलियंस कैरेक्टरिस्टिक्स खो रही है, यानी कि वो अपनी फर्टिलिटी गेन नहीं कर पाती जो उनको लेग्यूमिनस और फॉडर क्रॉप से मिलती है। मोर ओवर 4% से भी कम क्रॉप एरिया हमारा फॉडर क्रॉप्स यानी कि चारे वाली फसलों के लिए है ना। और गुड पास्चर्स यानी कि चराने के लिए, जानवरों को चराने के लिए हमारे पास चारागाह भी इतने ज्यादा अच्छे नहीं है। तो इसकी वजह से जो डेयरी फार्मिंग है उसका डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। मिल्क प्रोडक्शन में हम सफर कर रहे हैं, है ना। इंडिया के पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ कैटल है वर्ल्ड में, लेकिन फिर भी अगर हम कैटल प्रोडक्ट्स यानी कि डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें तो उसमें हमारा नंबर कहीं नहीं दिखता। तो ये भी एक रीजन है। फिर आता पॉइंट 12, दैट इज लो प्रोडक्टिविटी। मेन प्रॉब्लम इंडियन एग्रीकल्चर की है कि भाई लो प्रोडक्टिविटी है। मतलब अगर हम बाकी एग्रीकल्चरल कंट्रीज के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो इंडिया की जो एग्रीकल्चर यील्ड है, जो प्रोडक्शन है, वो लोएस्ट में काउंट होती है ना। एरिया हमारा बड़ा है लेकिन फिर भी प्रोडक्शन हमारा कम होता है। तो अभी तक हमने जो रीजंस पढ़े थे वही रीजन इसमें भी शामिल हो जाते हैं कि भाई मेन कॉस्ट लो यील्ड पर हेक्टेयर का है, लो फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड लेस केयर टू रिप्लेनिश इट। यानी कि सॉइल की फर्टिलिटी तो कम है ही है, लेकिन हम उसको बढ़ाने के लिए भी कुछ खास कदम नहीं उठा रहे हैं। ग्रीन मैन्योर, फर्टिलाइजर्स, फैलोइंग यानी कि कुछ टाइम के लिए सॉइल को छोड़ देना खाली, है ना। एंड साइंटिफिक रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, यानी कि एक क्रॉप आपने उगाई उसके बाद आपको कौन सी क्रॉप उगानी चाहिए ताकि सॉइल की फर्टिलिटी बरकरार रहे। तो ये सब भी आइडिया ज्यादातर फार्मर्स को नहीं है। 13 पे आएंगे, इसका फॉलो अप है कि लैक ऑफ गवर्नमेंट एंड डेफिनेट एग्रीकल्चरल लैंड यूज पॉलिसी। सिंपल सी बात है भाई, गवर्नमेंट की कोई डेफिनेट एग्रीकल्चरल लैंड यूज पॉलिसी नहीं दिखाई देती। जो ग्रोथ रेट है हमारी एग्रीकल्चर की वो सिर्फ 2.5% है, जबकि ओवरऑल ग्रोथ रेट हमारी कंट्री की है 8%। 2016 का डेटा है ये, अभी का नहीं है, थोड़ा सा पुराना है, बट ट्रेंड यही फॉलो करते हैं। ठीक है, तो कोई डेफिनेटिव लैंड यूज पॉलिसी नहीं है। अब लैंड यूज पॉलिसी होगी भी कैसे यार, आंदोलन हो जाते हैं तो लैंड यूज पॉलिसी भी रखी भी कैसे जाएगी। तो डेफिनेट लैंड यूज पॉलिसी नहीं है, तो फार्मर्स क्या करते हैं, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से क्रॉप्स उगाते हैं। तो भाई क्या हुआ कि भाई पिछले सीजन में मान लीजिए कोई आपकी फसल जो है बहुत महंगी चली गई, है ना। तो क्या हुआ, अगले सीजन में फार्मर सब उसी को उगाना स्टार्ट कर देंगे। तो भाई वो आपकी एबंडेंस में हो जाएगी, काफी ज्यादा हो जाएगी, तो उसके रेट ऑटोमेटिकली गिर जाएंगे, है ना। तो एक कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है कि भाई आप इस बार इसको ज्यादा ना उगाएं, आप ये उगाएं, आप वो उगाएं। तो कई बार प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है और कई बार किसी फसल की कमी पड़ जाती है। 14 पॉइंट पे देखेंगे लैक ऑफ मार्केटिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटीज। तो भाई मार्केटिंग और स्टोरेज फैसिलिटीज फार्मर्स के पास में नहीं होती, है ना। और जो आड़तीय होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, फार्मर्स को प्रॉपर रिम्यूनरेटिव प्राइसेस नहीं दिला पाते उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए, तो इसकी वजह से वो सफर करते हैं। तो प्रॉपर प्राइसिंग पॉलिसी होनी चाहिए, आंदोलन नहीं होने चाहिए जरूरत से ज्यादा। ठीक है, तो फार्मर्स क्या कर सकते हैं, अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की फेयर प्राइस जो है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ज्यादा एक फेयर प्राइस उनको मिल सकती है। 15 देखते हैं भाई, सॉइल इरोजन एंड सॉइल डिग्रेडेशन। तो भाई सॉइल इरोजन तो यूनिवर्सल फिनोमेना, लेकिन जो हैवी रेनफॉल वाले आपके एरियाज होते हैं जहाँ पर टोपोग्राफी अनड्यूलेटिंग होती है यानी कि चेंज होती रहती है, या फिर ऐसे एरियाज जहाँ पर बारिश कम होती है, डेजर्ट, सेमी डेजर्ट एरियाज आ गए, चंबल के रिवाइंस यानी कि बियर्ड आ गए, जहाँ गली इरोजन होता है, जहाँ शीट इरोजन होता है। तो ये कुछ एरियाज आपके पड़ जाते हैं यहाँ पर सॉइल इरोजन होता है। आपके पेड़ काटे जा रहे हैं बहुत ज्यादा,
जानवरों को जबरदस्ती चराया जा रहा है, जहाँ पर भाई सॉइल को फर्टिलिटी मेंटेन करनी है, फिर घास रहनी चाहिए सॉइल को रोकने के लिए, अनसाइंटिफिक लैंड यूज प्रैक्टिसेस हो रही हैं। इन सब की वजह से देश के कई हिस्सों में सॉइल इरोजन जो है वो काफी हद तक बढ़ गया। ठीक है, तो ये भाई कुछ हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे इंडियन एग्रीकल्चर के। अब नेक्स्ट आता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, क्रॉपिंग पैटर्न और प्रोडक्टिविटी, ये सब किससे रिलेटेड है? ये हमारा जियो क्लाइमेटिक एरिया कैसा है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, और कल्चरल पॉलिटिकल फैक्टर्स। तो एग्रीकल्चर किसी भी रीजन का आपके कुछ फॉलोइंग फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड रहता है, हेवली इन्फ्लुएंस्ड रहता है। लाइक फिजिकल फैक्टर, उस जगह का टेरेन और टोपोग्राफी कैसी है, ऊंचा नीचा इलाका है, स्लोप वाला इलाका है, प्लेन्स है, डेल्टा वाला रीजन है, क्या है। क्लाइमेट कैसा है, सॉइल कैसी है, इस पे डिपेंड करता है। फिर इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स आ जाते हैं, लैंड टेन्योर, लैंड टेनेंसी, साइज ऑफ होल्डिंग, साइज ऑफ फील्ड्स एंड लैंड रिफॉर्म। ये आधे सरकार के हाथ में आते हैं और आधे कल्चरल तरीके से चले आ रहे हैं, है ना। बटाई पे खेत दिए जाते हैं, होल्डिंग्स का यानी कि खेतों का साइज कितना है, उनका फील्ड का साइज कितना है, और लैंड रिफॉर्म प्रैक्टिसेस कैसी है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्टर्स आ जाते हैं, यानी कि इरिगेशन कैसा है, इलेक्ट्रिसिटी कितनी मिल रही है, रोड्स, क्रेडिट एंड मार्केटिंग, आपको नई फसल बोनी है उसके लिए बीज वगैरह है, या आपको कोई प्रॉपर इक्विपमेंट चाहिए तो उनके लिए उधार की फैसिलिटीज आपको प्रॉपर मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है। स्टोरेज फैसिलिटीज, फसल हमें इस साल नहीं बेचनी है, अगले साल बेचनी है, तो सस्ते में एक स्टोरेज फैसिलिटीज कहाँ मिलेंगी। क्रॉप का इंश्योरेंस होना चाहिए इन केस ऑफ फेलियर, एंड रिसर्च वगैरह कंटिन्यूस चलती रहनी चाहिए। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स आ जाते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटीज यानी कि नई सीड्स, तरह के केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स और फार्म मशीनरी। तो ये चारों फैक्टर्स हैं आपके, ये इंडियन एग्रीकल्चर की किसी भी जगह पे डिटरमाइन करते हैं कि भाई किस तरह की फसल होनी चाहिए। फिर लास्ट में कुछ दो छोटे से और टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे कि एक आता है इरिगेशन यानी कि सिंचाई। इरिगेशन का क्या मतलब है? प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप्स, है ना, फसलों तक पानी पहुंचाना आर्टिफिशियल मीन्स के जरिए, कैनाल्स, ट्यूबवेल्स और टैंक्स के जरिए, इसी को हम कहते हैं इरिगेशन। इंडिया के मेजर पार्ट में एग्रीकल्चर रेन फेड है। अगर भाई फेलियर ऑफ मानसून हो जाता है तो क्रॉप भी फेल कर जाएगी। तो इंडियन मानसून का जो बिहेवियर है काफी इरेटिक है, काफी केओटिक है, कंफ्यूजिंग है। तो एक्सेस रेनफॉल आ जाती है तो भाई फ्लड की कंडीशन आ जाती है, कम रेनफॉल आती है तो भाई क्रॉप की जो यील्ड है वो कम हो जाती है, और एक्यूट केसेस में कई बार क्रॉप पूरी तरीके से बर्बाद भी हो जाती है। तो इरिगेशन क्या करता है? इरिगेशन नए एरिया को कल्टीवेशन में लेके आता है। कोई एक ऐसा एरिया जहां पर पहले खेती नहीं होती थी लेकिन हमने वहां पर नहर निकाला, तो अब पानी वहां पर पहुंच सकता है, तो अब यहाँ पर भी कल्टीवेशन किया जा सकता है। दूसरी तरफ ऐसे एरिया जहाँ पर इरिगेशन तो होता है लेकिन वो रेनफॉल पे डिपेंडेंट है, तो वहां से हमने पानी निकाल दिया, तो अब क्या होगा, वहां पर हम डबल या मल्टीपल क्रॉपिंग भी कर सकते हैं। प्लस पर हेक्टेयर यील्ड इरिगेटेड एरिया की ज्यादा है अनइरिगेटेड एरियाज, है ना। 84% वाटर रिसोर्सेज हमारे देश के इरिगेशन के लिए यूज किए जाते हैं। अगर हम स्टेट वाइज नेट सोन एरिया अंडर इरिगेशन को देखें तो पंजाब का 95% जो एरिया है वो इरिगेशन के अंडर में आता है, हरियाणा का 85%, ठीक है, और उसके बाद यूपी का 87%, तमिलनाडु का 50 से लेके 75%। यानी कि इनका जो नेट सोन एरिया है जिसपे खेती की जाती है उसका पंजाब में 95, हरियाणा में 85, यूपी में 87 और तमिलनाडु में 50 to 75% एरिया इरिगेशन के अंडर। तो दैट्स इट, यहाँ पर हमारा एग्रीकल्चर का चैप्टर खत्म हो जाता है। कल के लेक्चर में आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने, है ना, वो मैं आपको करवाऊंगा 2017 से लेके 2023 तक। जितने भी एग्रीकल्चर के हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हम उनको करेंगे। आप लोग आइए और इस लेक्चर को जरूर देखें, ठीक है। चलिए मित्रों, जय हिंद टू यू।